नमस्कार दोस्तों, देखिए जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार हुआ तो उसमें बनने के टाइम पे 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियाँ थी। क्या थी? 22 भाग थे, 395 आर्टिकल या अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियाँ थी। अब ये भाग और अनुच्छेद और अनुसूचियाँ कैसे कैसे डिवाइड हुई उसको समझने की हम कोशिश करेंगे। देखिए 22 भाग से मतलब जो देश के शासन से संबंधित कुछ ऐसे विषय हैं उनको अलग अलग बांटा गया ताकि उनको समझने में जो है समस्या ज़्यादा ना हो। तो उस तरह 22 भाग बनाए गए जिसमें इन 395 अनुच्छेदों को शामिल किया गया और उस 22 भाग में जो आर्टिकल है, ये अनुच्छेद है, उन अनुच्छेदों से जो कुछ अतिरिक्त जानकारियाँ थी जो उस आर्टिकल में नहीं डाली जा सकती थी। जैसे आर्टिकल 1 है जिसमें ये कहा जाता है कि जो भारत है वो राज्यों का संघ होगा। अब वो राज्य कौन कौन से होंगे वो वर्णन होता है अनुसूची में। इस तरह जो कुछ अतिरिक्त जानकारी है वो अतिरिक्त जानकारी होती है हमारी अनुसूचियों में। इसी तरह हम आज पहले अपने भाग को हम पढ़ेंगे, पहले भाग से संबंधित जो कुछ आर्टिकल हैं उन आर्टिकलों को देखेंगे और समझते हुए इसी तरह आगे अपनी क्लासें करेंगे। जो पहला है, देखिए भाग 1 जो है, भाग 1 में वर्णन है कि यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, कि जो संघ है और उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन जो है वो है भाग 1 में। अब इस भाग 1 में जो आर्टिकल है वो आर्टिकल आता है भाग 1 में 4 आर्टिकल है, 1 से लेके 4 तक। इन्हीं आज चारों आर्टिकलों को हम समझेंगे कि इसमें 4 आर्टिकल में क्या क्या है। इसी में जो पहला आर्टिकल है, पहले आर्टिकल में वर्णन है कि जो भारत है, इंडिया यानी भारत बजाय राज्यों के समूह के राज्यों का संघ होगा। यानी कि समूह के और संघ से यहाँ पर क्या अभिप्राय है? समूह से और संघ से अभिप्राय है यहाँ पर 2 शब्द है। देखिए फेडरेशन और यूनियन। बजाय राज्यों के समूह का मतलब है यहाँ पर फेडरेशन और संघ का मतलब है यहाँ पर यूनियन। हमारे लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पर? राज्यों का संघ होगा यूनियन। अब इन दोनों में अंतर क्या है? फेडरेशन का बेसिकली मतलब ये होता है कि कुछ राज्य हैं वो आपस में मिलकर एक ऐसे देश का निर्माण करें जो उस सारे क्षेत्र पर जो है वहाँ का जो शासक है वो शासन करे। उस तरह जो राज्य आपस में मिलकर जब किसी देश का निर्माण करते हैं तो उसको बोलते हैं हम फेडरेशन। देखिए यहाँ पर किसकी सहमति से एक देश बनना है? राज्यों की सहमति से। यदि राज्यों की सहमति से वो देश बनना है और जब तक राज्यों की जो महत्वाकांक्षा है वहाँ से पूरी हो रही है तो वो तब तक उसका हिस्सा रहेंगे। और यदि ऐसा होता है कि वो असंतुष्ट हो जाए और उनकी महत्वाकांक्षाएं वहाँ से पूरी ना हो पाई तो क्या होगा कि वो उस देश से अलग हो सकते हैं। इस तरह जो फेडरेशन है, फेडरेशन वाले देश जो है वो कमज़ोर माने जाते हैं कंपैरिजन में यूनियन के। अब जो यूनियन है, यूनियन में क्या होता है? यूनियन में राज्यों का कोई इस तरह से कोई शक्ति नहीं है। यूनियन के बारे में वर्णन है कि विभक्त राज्यों का अविभाज्य संघ, यानी कि एक ऐसा संघ जिसके राज्यों को तो विभक्त किया जा सकता है लेकिन जो संघ है वो अविभाज्य होगा। ठीक है, देखिए यूनियन जो है, यूनियन में राज्य जो है अगर चाहे कभी कि हमारी सहमति है कि हम अलग हो मांग करें तो वो ऐसा कर ही नहीं सकते। जैसे अब ये क्या करा क्यों? देखिए क्योंकि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माता थे वो जानते थे कि हमारे देश में बहुत सारी विविधताएं हैं, भाषाई विविधताएं हैं, धार्मिक विविधताएं हैं, प्रजातीय जो निर्जाति जो होती है उस तरह की विविधताएं हैं। और यदि इस तरह की विविधताएं होंगी तो उनको ये अंदेशा था कि आगे जाकर अलग अलग राज्यों से ये मांग उठ सकती है कि हमें अपने एक अलग देश की जो है अलग देश दे दे। जैसे कभी यहाँ से मांग उठने लगती है, कभी पंजाब से उठने लगती है, कभी जम्मू कश्मीर से यहाँ से उठने लगती हैं। अब यदि इस तरह की मांगें उठती तो आप देखते कि जो हमारा भारत है, जो आज ये भारत है, तो हो सकता है यदि फेडरेशन का रूप होता तो वो इस तरह का दिखाई न दे पड़ा था। इसलिए जो हमारे कुछ निर्माता थे कॉन्स्टिट्यूशन के, उनकी दूरदृष्टिता थी ये कि उन्होंने फेडरेशन ना रखकर यूनियन करा। तो ये था हमारा आर्टिकल 1। आर्टिकल 1 का भी ये था हमारा क्लॉज ए। अब जो आर्टिकल 1 का जो क्लॉज बी है, देखिए 1 में बता दिया कि भारत राज्यों का संघ होगा। अब जब राज्यों का संघ होगा वो कौन कौन से राज्य होंगे? अब वो जो एडिशनल जानकारी है वो जानकारी मिलेगी हमारे आर्टिकल 1 के बी में जो पहली अनुसूची के बारे में वर्णित करता है। ठीक है, अब जो आर्टिकल सी है, आर्टिकल जो 1 का सी है उसमें बताया गया कि जो भारतीय क्षेत्र है वो 3 तरह के होंगे। 3 तरह के कैसे? पहले में राज्यों के क्षेत्र के बारे में वर्णन है, जो ये राज्य है जैसे उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, इस तरह के जो नॉर्मल राज्य हैं। दूसरे में वर्णन है संघ क्षेत्रों का, जिन पर सेंट्रल गवर्नमेंट का जो है अधिकार होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का होल्ड होता है, जैसे दिल्ली है, पांडिचेरी है, और जैसे
ये लद्दाख वगैरह ये बना दिए गए हैं, दमनदीव बना दिए गए हैं, उस तरह के जो राज्य होते हैं उनको बोलते हैं संघ क्षेत्र। और तीसरे में वर्णन है उन राज्यों का जिन पर कभी कॉन्स्टिट्यूशन के बनने के बाद कभी भारत का अधिकार होगा, या हम यदि आज के टाइम को परिप्रेक्ष्य में, आज के परिप्रेक्ष्य को मानकर सेंटर मानकर चले, तो जो भविष्य में जिन पर हमारा अधिकार हो सकता है जिन राज्यों पर, उनको हम शामिल करते हैं इस थर्ड में। अब इस तरह के देखिए कुछ राज्य ऐसे हैं जो इस तरह के भारत में मिला दिए गए हैं। कौन कौन से राज्य है इस तरह के? देखिए गोवा है, गोवा को हमने भारत में शामिल करा कब? जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था उसके बाद। पौंडीचेरी को बाद में शामिल करा, दमनदीव को बाद में शामिल करा, और जो एक इसमें सबसे महत्वपूर्ण है वो है सिक्किम, जिसको हम आगे थोड़ा इसके बारे में एडिशनल जानकारी जो है वो आगे देखेंगे। तो ये वो राज्य हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के बनने के बाद भारत में शामिल हुए, जिनको भारत में अधिग्रहण किया गया जिनका, उनको हम शामिल करते हैं इसमें, इस तीसरे वाले में। ठीक है, इस तरह ये हमारा था आर्टिकल 1। और आर्टिकल जो दूसरा है इसका अनुच्छेद 2, उसमें वर्णन है कि संसद जो है नए राज्यों का जो प्रवेश है और उनकी स्थापना करेगी, और वो भी राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से। मतलब राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति ली जाएगी। अब जो उस तरह का जो बिल बाद में भेजा जाएगा राष्ट्रपति के पास, अब राष्ट्रपति बाध्य होगा उस पर साइन करने के लिए, क्योंकि उस कार्य को करने से पहले उसकी पूर्व अनुमति ली जा चुकी है। अब इस तरह से जो संसद भारत में जिन स्टेटों को, जिन क्षेत्रों को शामिल करेगी, वो शामिल करेगी अनुच्छेद 2 के तहत। देखिए, नए राज्यों को भारत के संघ में शामिल कर सकती है, नए राज्यों को गठन करने की शक्ति। कैसे? बेसिकली इसमें वो राज्य हैं जो भारतीय क्षेत्र का हिस्सा नहीं है। देखिए एक आर्टिकल इसके आगे भी आएगा, वो इसका विपरीत है। इसलिए अनुच्छेद 2 को यदि समझ जाओगे तो जो आर्टिकल 3 है वो थोड़ा आसानी से समझ में आ जाएगा। कि जो आर्टिकल अनुच्छेद 2 है उसमें कि जो ऐसे राज्य जो भारतीय क्षेत्र का हिस्सा नहीं है, वो शामिल करने का, उनको गठन करने का जो वर्णन है वो है अनुच्छेद 2 में। जैसे सिक्किम में, सिक्किम में क्या था? सिक्किम में शासन था चोग्याल वंश का। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उस टाइम तक इस पर शासन था चोग्याल वंश का। 1974-75 तक भी जो चोग्याल वंश का शासन था, वो वहाँ के लोगों की जो महत्वाकांक्षाएं थी, क्योंकि किसी भी देश के जो लोग होते हैं उनकी एक सरकार से, वहाँ के शासक से कुछ महत्वाकांक्षाएं होती हैं। और यदि वो महत्वाकांक्षाएं पूरी नहीं हो पाती तो वो शासन को बदलने की उसमें रहते हैं। अब जहाँ पर लोकतंत्र है वहाँ पर वो शासन बदल सकते हैं इलेक्शन के थ्रू, लेकिन यदि कहीं शाही शासन है तो वहाँ किस तरह से वो परिवर्तित करें। तो वहाँ पर 1974-75 में एक जनमत संग्रह हुआ, और वो जनमत संग्रह की जो पृष्ठभूमि थी, वो पृष्ठभूमि थी इस चाइना और तिब्बत वाले मसले से। कैसे? 1951-52 में चाइना तिब्बत पर अधिकार कर लेता है। अब जब तिब्बत पर अधिकार कर लेता है तो वहाँ के लोगों की जो, मतलब वहाँ के लोगों पर एक तरह से अत्याचार होता है। अत्याचार कैसे होता है कि वहाँ के लोगों में जो राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न ना हो, कि हमें हमारा अलग देश दिया जाए, उस तरह की भावनाएं उत्पन्न ना हो, तो वहाँ के लोगों को, एक ही परिवार के लोगों को चाइना के विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में भेज दिया गया। अब जब इस तरह से उनको बंटवारा कर दिया गया तो वो मतलब उस तरह अपने लोगों से मिलने की, मतलब एक तरीके से फिराक में लगे रहेंगे। वो कहाँ से उनमें अंदर राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न होगी। तो यही डर जो पैदा हुआ इन सिक्किम वासियों में। तो सिक्किम वासियों ने भारत सरकार से अनुरोध किया कि हमें जो है अपने देश में जो है शामिल करो। उसी के लिए एक जनमत संग्रह हुआ। उस जनमत संग्रह में उन्होंने ये फैसला लिया कि हम जो है भारत में शामिल होंगे। अब उसी को भारत में शामिल करने के लिए 35वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है 1974 में, और सिक्किम को आर्टिकल 2A के तहत एक सह राज्य का दर्जा दिया जाता है। सह राज्य मतलब एसोसिएट राज्य का मतलब 1974 में जब सिक्किम को भारत में शामिल किया गया तो उसके सिर्फ 3 मसलों पर भारत का अधिकार था, बाकी उनका इंटरनल शासन था। 3 मसले कौन से? एक तो रक्षा का मामला कि उसकी सिक्योरिटी हम करेंगे, जो उसके फॉरेन अफेयर है, जो विदेशी मामले हैं उनको हम देखेंगे, और जो संचार व्यवस्था है, जो कम्युनिकेशन वाले मसले हैं उनको हम देखेंगे। बाकी मसले जो है आप अपनी तरह से। अब देखिए ये जो 3 मसले हैं, इन 3 मसलों से ठीक है एक देश की कुछ महत्वाकांक्षाएं पूरी हो सकती है, लेकिन जो देश के लोगों का जो विकास है या देश के लोगों की जो चीज़ें हैं, जैसे हेल्थ वाला मामला है, शिक्षा वाला मामला है, ये बाकी चीज़ें वहीं पे है। अब ये उन लोगों की पूरी नहीं हुई तो उन लोगों ने फिर से वहाँ पर विरोध प्रदर्शन शुरू हुए कि हमें जो है पूरी तरह से शामिल करके अन्य राज्यों की तरह जो है हमें अधिकार दिए जाए। तो उसी के लिए 36वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया, और आर्टिकल 2 का क्लोज ए जो था उसको ख़त्म करके सिक्किम को अन्य राज्यों के, भारत के अन्य राज्यों की तरह एक साधारण स्टेट का, एक सामान्य स्टेट जो अन्य राज्य है उसी की तरह एक राज्य करके भारत में शामिल कर लिया गया। ये था इस तरह कि
अनुच्छेद 2 में किस तरह के कार्य होते हैं वो मैंने बताया आपको सिक्किम का उदाहरण देकर, कि जो नए राज्य है जो भारत का हिस्सा नहीं है उनको भारत में हम शामिल कर सकते हैं आर्टिकल 2 के तहत। अब जो तीसरा आर्टिकल है, तीसरा आर्टिकल में क्या है कि जो भारत का हिस्सा है, आर्टिकल 2 में हमने उनको भारत का हिस्सा बना लिया है। अब जो भारत का हिस्सा बन चुके हैं, अब यदि वहाँ वो समस्या उत्पन्न करते हैं, कोई कहता है कि मुझे ये करो, तो वहाँ अब सेंट्रल गवर्नमेंट का हाथ में ये चीज़ें हैं कि उनको कैसे शांत किया जाए, चांटे लगाकर शांत किया जाए, उन्हें सीमा बदलकर उनको शांत किया जाए, उनके क्षेत्र को घटाकर उनके क्षेत्र को किसी अन्य राज्य के क्षेत्र में मिलाकर या किसी अन्य राज्य के क्षेत्र को उस राज्य के क्षेत्र में मिलाकर उसकी सीमा को, बाउंड्री को परिवर्तित करके, उसके नाम को परिवर्तित करके कैसे भी उनको संतुष्ट करने का जो कार्य है वो आर्टिकल 3 में है, अनुच्छेद 3 में है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है कि आप चाहे नाम परिवर्तित करें, अगर लोग नाम परिवर्तित करने के लिए बोल रहे हैं, आप उसके क्षेत्र को घटाएं, उसके क्षेत्र को बढ़ाएं, उसकी सीमा को परिवर्तित करें, जो भी कार्य करें उस तरह का जो कार्य होगा वो होगा अनुच्छेद 3 में। देखिए आर्टिकल 2 में उन क्षेत्रों के बारे में वर्णन है जो भारत का हिस्सा नहीं है। 3 में क्या है, जो भारत का हिस्सा बन चुके हैं उनकी सीमा में, उनके नामों में जो परिवर्तित है वो होगा अनुच्छेद 3 के तहत। जैसे 2014 में तेलंगाना को अलग करा, किससे? आंध्र प्रदेश से। अब जब तेलंगाना को अलग करा आंध्र प्रदेश से, तो वहाँ के लोगों ने विरोध प्रदर्शन भी करा। नहीं पड़ता है, सेंट्रल चाहे, यदि राज्य मना कर रहे हैं तो सेंट्रल चाहे तब भी उसको वो घटा सकती है, बढ़ा सकती है। इस तरह भारत को कहा जाता है विभक्त राज्यों का अविभाज्य संघ, यानी कि अविभाज्य संघ जो है, जिसको विभाजित नहीं किया जा सकता संघ, वो राज्य को जब चाहे जब विभक्त कर सकती है। जैसे तेलंगाना को हमने आंध्र प्रदेश से अलग कर दिया, जम्मू कश्मीर से लद्दाख को अलग कर दिया, इस तरह से राज्यों को जब चाहे वो अलग कर सकती है। जैसे MP से हमने छत्तीसगढ़ को अलग करा, UP से हमने बनाया उत्तराखंड, बिहार से बनाया झारखंड। ये हमने क्या करा, ये करा हमने जो है क्षेत्रों को घटा बढ़ाया, क्षेत्रों से एक अलग राज्य को बनाया। अब इसमें हमें जैसे नाम को परिवर्तित कैसे, जो सबसे पहला नाम परिवर्तित किया गया वो किया गया उत्तर प्रदेश 1950 में किया गया संयुक्त प्रांत का। मद्रास का नाम तमिलनाडु किया गया 1969 में। 1973 में मैसूर का नाम परिवर्तित करके किया गया कर्नाटक, और 2006 में जो उत्तरांचल का नाम है वो परिवर्तित किया गया उत्तराखंड। देखिए उत्तरांचल, जब यहाँ पर ये सन 2000 में उत्तराखंड UP से कटकर बनाया तो वहाँ के उसका नाम था उत्तरांचल, सरकार ने नाम रखा वहाँ का उत्तरांचल, लेकिन लोगों की ये मांग थी कि इसका नाम रखा जाए उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में खंड वाला था, मतलब खंड का मतलब कोई एक पार्ट, तो उससे एक ऐसी वाइब्स आती है कि मतलब सरकार ने ये वक्तव्य दिया था कि इससे एक ऐसी वाइब्स आती है कि ये एक देश का अलग हिस्सा है, कि उत्तराखंड यानी कि उत्तर का ऐसा खंड जो मतलब खंड वाली, मतलब एक अलग वाली भावनाएं उत्पन्न आती है। तो सरकार ने ये बयान देकर या इस तरह की एक्सक्यूज़ देकर उसको उस चीज़ को दबा दिया। लेकिन तभी कुछ टाइम बाद बिहार से झारखंड बनाया, वहाँ पर भी खंड आ रहा है, तो फिर लोगों ने मांग की जब झारखंड में खंड आ सकता है तो हमारे इसमें मतलब खंड क्यों नहीं आ सकता। फिर 2006 में जो उत्तरांचल था उसको परिवर्तित करके उत्तराखंड कर दिया गया। अब जो 2011 में जो उड़ीसा है, उड़ीसा का नाम परिवर्तित करके क्या किया गया, ओडिशा। इस तरह ये अनुच्छेद 3 है जो हमने समझा। अब जो अनुच्छेद 4 है, अनुच्छेद 4 में क्या है, अनुच्छेद 4 ये कहता है कि जो आप आर्टिकल 2 के तहत काम कर रहे हैं, आर्टिकल 3 के तहत आप जो भी काम कर रहे हो, जो भी नामों में परिवर्तित कर रहे हो, आप किसी अन्य क्षेत्र को भारत में शामिल कर रहे हो, वो कार्य जो है अनुच्छेद 4 के तहत माने जाएंगे, ना कि आप ये कहेंगे कि इसे 368 के तहत कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का हिस्सा माना जाएगा, संवैधानिक संशोधन का हिस्सा माना जाएगा, कि 2-3 के तहत आप जो भी काम कर रहे हैं वो 368 का हिस्सा या 368 के कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में नहीं माने जाएंगे। अब देखिए इसमें 2-3 चीज़ें यहाँ पर जो आर्टिकल 4 के तहत जो है समझने योग्य है। एक है बैरूबाड़ी संघ। बैरूबाड़ी संघ बेसिकली, बैरूबाड़ी जो है ये हिस्सा था, ये एक गांव है पश्चिम बंगाल का। अब पश्चिम बंगाल का जब गांव था, जब हमारा देश आज़ाद हुआ और देश का विभाजन हुआ 2 हिस्सों में, भारत और पाकिस्तान में, जो बांग्लादेश आज का, जो वो पूर्वी पाकिस्तान था। अब जो पूर्वी पाकिस्तान का तो उसको विभाजित जो सीमा निर्धारित करने वाले थे वो थे सर रेडक्लिफ। अब रेडक्लिफ ऐसे थे, उनको
उनको एक नक्शा मात्र दिया गया, उनको कोई यहाँ की भौगोलिक जानकारी नहीं, कोई यहाँ किस तरह के लोग रहते हैं, मतलब कहाँ किस तरह के लोग रहते हैं, कोई जानकारी नहीं। उनका जैसे ही मनाया उन्होंने सीमा खींची कि हाँ इधर से पाकिस्तान हो गया, इधर भारत हो गया, इस तरह। इससे बहुत सारी समस्याएं हुई। समस्या क्या हुई कि जो लोग थे ऐसे थे, जो मुस्लिम बहुल वाले राज्य गाँव थे वो कहाँ चले गए, पश्चिम बंगाल में रह गए, और जो हिंदू बहुल राज्य थे जिनकी इच्छा थी कि हम भारत में शामिल हो वो रह गए बांग्लादेश में या पूर्वी पाकिस्तान में। उसी तरह का एक गांव था बैरूबाड़ी संघ, जिसमें मतलब बहुसंख्यक में मुस्लिम थे जिनकी इच्छा थी कि हम जो है पूर्वी पाकिस्तान या बांग्लादेश में शामिल हो। अब जब इस तरह की इच्छाएं हुई तो जो पंडित नेहरू थे, पंडित नेहरू ने इस गाँव को समझौते के तहत जो है पूर्वी पाकिस्तान को सौंप दिया। किसको? पूर्वी पाकिस्तान को। अब जब पूर्वी पाकिस्तान को सौंप दिया तो जाहिर सी बात देश में विरोध प्रदर्शन होना लाजमी है। अब जब विरोध प्रदर्शन हुए तो उस विरोध प्रदर्शन में फिर सुप्रीम कोर्ट से निकल के सामने आती है। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि आप जो आर्टिकल 2 या 3 के तहत जो काम है वो सिर्फ आप कर सकते हैं देश की सीमा के अंदर। कैसे? देखिए, आर्टिकल 2 में हमने किसी देश को अपने क्षेत्र में शामिल करा, 3 में हमने नामों को, क्षेत्रों को परिवर्तित करा। अब पंडित नेहरू ने ये काम कर दिया, इस काम में शामिल कर लिया किसी अन्य देश को, पूर्वी पाकिस्तान को। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप ये जो काम कर रहे हैं ये आप आर्टिकल 2 या 3 का प्रयोग जो है हमारे देश की सिर्फ सीमा में कर सकते हैं। यदि आप अपने देश का कोई क्षेत्र किसी अन्य देश को देना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना होगा। उसी के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में एक अमेंडमेंट किया गया, 9th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1960 में, जिसमें बैरूबाड़ी वाला जो मसला है, बैरूबाड़ी वाला जो गांव है वो सौंपा गया या दिया गया था पूर्वी पाकिस्तान को। वो मसला फिर राजनीतिक परिस्थितियों के कारण इस तरह चलता रहा। वो मसला जाके सुलझा 100वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट सन 2015 में, जिससे मोदी जी और शेख हसीना ने सुलझाया। मोदी जी ने समझौता करा और समझौता के बाद 100वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ, जिसमें लगभग 101 गांव या बस्तियां ऐसे थे जो हमने बांग्लादेश को सौंपे और लगभग 51 गांव ऐसे थे जो बांग्लादेश ने हमें सौंपे या भारत में शामिल हुए। ठीक है, अब देखिए मतलब विडंबना क्या है? विडंबना ये काम जो पंडित नेहरू करना चाह रहे थे वो भी वही करना चाह रहे थे जो यहाँ पर मोदी जी ने किया, लेकिन उनका वहाँ पर विरोध हुआ। विरोध क्यों हुआ? क्योंकि हमारी इस तरह का दृष्टिकोण बन जाता है कि हम कार्य करने वाले की नीयत नहीं देखते। काम मोदी जी ने भी यहाँ पर सही किया, जो समस्याएं थी वो खत्म हुई, लेकिन यहाँ पर विरोध नहीं हुआ। हो सकता है बहुत सारे लोगों को पता भी ना हो कि हमने 101 गांव जो है अपने बांग्लादेश को सौंपे हैं। ठीक है, लेकिन समस्या यह है कि हम करने वाले व्यक्ति को देखते हैं, ना कि उसकी नीयत को, कि उसका नज़रिया क्या है, वो किस समस्या को सुलझाना चाह रहा है, वो ना देखकर हम उस व्यक्ति को देखते हैं। यहाँ पर लोगों ने मोदी जी को देखा। आप जानते हैं कि उनकी फ़ैन फॉलोइंग कितनी है। जब फ़ैन फॉलोइंग इतनी है तो हो सकता है कि इसके बारे में लोगों को पता भी ना हो कि इस तरह की जो है चीज़ें हुई हैं। तो इस तरह ये आर्टिकल 4 था, जिसमें ये कहा जाता है कि 2-3 के तहत जो मसले हैं वो 368 के तहत ना होकर आर्टिकल 4 के तहत माने जाएंगे। यदि आपको कोई क्षेत्र भारत का किसी अन्य राज्य को, किसी अन्य देश को देना है तो उसके लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ हो रहा है। यदि हमारे देश, जैसे हमारे देश के विवाद है, पाकिस्तान से हमारा सीमा विवाद है, हमारा उससे नेपाल से भी हमारा सीमा विवाद जो है पनप रहा है, और एक हमारा सीमा विवाद है चाइना से। अब 1969 में कोर्ट ने एक निर्णय दिया था कि यदि आप सीमा का विवाद, जब बॉर्डर का डिस्प्यूट यदि हल कर रहे हैं तो उस हल करने के लिए भी आपको कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि जब हम बॉर्डर का डिस्प्यूट हल कर रहे हैं तो वो भी विदेश के साथ, वहाँ पर भी आ सकता है कि यदि विदेश के साथ के लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करना पड़ेगा, तो वो यहाँ पर मना किया गया कि बॉर्डर, यदि विदेश के साथ आप किसी क्षेत्र को अपने को सिर्फ दे रहे हैं, इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करना पड़ेगा, संवैधानिक संशोधन करना पड़ेगा। लेकिन यदि आप सिर्फ सीमा का विवाद हल कर रहे हैं, बॉर्डर का डिस्प्यूट हल कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है। इस तरह से हमने ये सारा जो हमारा भाग 1 था वो देखा, और इस भाग 1 का जो हम दूसरा पार्ट है, वो दूसरा पार्ट में क्या मतलब कि जैसे हमारा भारत जो है, जो अखंड भारत है, अखंड भारत हमारा कैसे टूटा, या जो आज का प्रेजेंट भारत है वो किस तरह से फॉर्म में आया, और वहाँ कौन कौन सी कमेटियाँ थी, वो उन सब को पढ़ेंगे जो इसकी आएगी पार्ट 2। ये हमारा पार्ट 1 था। आशा करता हूँ कि आपके सभी की समझ में आया होगा। शुक्रिया।